India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। केंद्र और आरबीआई से फैसले से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने को कहा। केंद्र ने कहा सील बंद लिफाफे में देंगे दस्तावेज। धर्म परिवर्तन के बाद दलितों को अनुसूचित जाति दर्जा की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्टिस बालाकृष्णन समिति की रिपोर्ट का भी इंतजार करें। सॉलिसिटर जनरल ने कहा केंद्र नई समिति बनाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। पुनर्विचार याचिका में कहा गया ईडब्ल्यूएस कोटा ऊंची जाति के लिए आरक्षण है। शर्जिल इमाम ने दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डाली याचिका। कहा मेरी जमानत अर्जी पर पड़ेगा प्रतिकूल प्रभाव, टिप्पणी को हटाया जाए। India Legal presents Courts Roundup. धर्म परिवर्तन के बाद दलित मुस्लिमों और दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मसला है कि क्या ईसाइयों और मुसलमानों को अनुसूचित जाति को दिए जाने वाले आरक्षण में शामिल नहीं करना भेदभावपूर्ण है। मामले पर केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि धर्मांतरण कर ईसाई और मुसलमानों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने पर विचार करने के लिए एक नया आयोग नियुक्त करेगा। जस्टिस कौल ने पक्षकारों से पूछा कि क्या हमें आयोग की नई रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए या रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी के आधार पर सुनवाई की जानी चाहिए। दलित मुस्लिमों और दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दरअसल धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम या ईसाई बनने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग करते हुए 2004 से लेकर 2020 तक कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। याचिकाकर्ताओं में से एक की तरफ से कहा गया कि इस मामले में मुद्दे तय किए गए हैं कि क्या हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म के अलावा अन्य धर्मों को मानने वाली अनुसूचित जाति को बाहर रखा जा सकता है। क्या ईसाइयों और मुसलमानों को अनुसूचित जाति को दिए जाने वाले आरक्षण में शामिल नहीं करना भेदभावपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फिलहाल कोई तारीख तय नहीं की है। कोर्ट ने कहा है कि जनवरी में संविधान पीठ और अन्य मामले भी सुनवाई के लिए हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि हो सकता है कि कोर्ट इस सुनवाई से पहले जस्टिस के.जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता में बनी समिति की रिपोर्ट का भी इंतजार करे, जिसके आधार पर मामले की सुनवाई आगे बढ़ाई जाए। मामले पर केंद्र सरकार की ओर से तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि धर्मांतरण कर ईसाई और मुसलमानों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने पर विचार करने के लिए एक नया आयोग नियुक्त करेगा। सॉलिल ने कहा कि सरकार ने कई कारणों से रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है। हमने नए आयोग के संदर्भ की शर्तों के साथ नया हलफनामा दायर किया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नए आयोग विचार करेगा कि क्या धर्म परिवर्तन के जरिए ईसाई और मुसलमान बने लोगों को अनुसूचित शामिल किया जा सकता है। जबकि वकील भूषण ने कहा कि ये भेदभावपूर्ण प्रावधान है। प्रारंभिक नियम में कहा गया था कि केवल हिंदू ही अनुसूचित जाति हैं। फिर 1960 के दशक में सिखों को शामिल करने के लिए प्रावधान में संशोधन किया गया। बौद्धों को शामिल करने के लिए 1990 के दशक में फिर से संशोधन। उन्होंने कहा कि रंगनाथ मिश्र आयोग ने भी स्वीकार किया कि ये प्रावधान भेदभावपूर्ण है। हमने रंगनाथ मिश्र आयोग के सामने सबूत दिया है कि धर्मांतरण के बाद भी दलित सामाजिक अक्षमताओं और भेदभाव से पीड़ित हैं।
अब सरकार याचिका दाखिल होने के 18 साल बाद हलफनामा दाखिल कर रही है। जस्टिस कौल ने कहा कि पहला मुद्दा ये है कि क्या हमें आयोग की नई रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए या रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी के आधार पर सुनवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र सरकार ने दलित मुस्लिमों और दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने का विरोध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने केंद्र और RBI से फैसले से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने को कहा, जिस पर केंद्र ने कहा कि दस्तावेज सील बंद लिफाफे में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई शीर्ष अदालत में हुई। इस दौरान अदालत ने केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक से तीखे सवाल पूछे और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति S.A. नजीर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक से तीखे सवाल पूछे और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति S.A. नजीर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि आर्थिक नीति के मामलों में न्यायिक समीक्षा के सीमित दायरे का मतलब ये नहीं है कि अदालत चुप बैठ जाएगी। साथ ही पीठ ने कहा कि सरकार किस प्रक्रिया के तहत फैसले लेती है, उस पर कभी भी विचार किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि ये सरकार पर है कि किसी फैसले के गुणदोष के संबंध में अपनी बुद्धिमत्ता से ये पता लगाया जाए कि लोगों के लिए सबसे अच्छा क्या है। लेकिन रिकॉर्ड में क्या फैसला लिया गया था, क्या सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था, हम इस पर विचार कर सकते हैं। कोर्ट ने ये टिप्पणी RBI की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने नोटबंदी की प्रक्रिया का बचाव करने पर की। गुप्ता ने कहा था कि नोटबंदी का निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई चूक नहीं हुई थी। साथ ही पीठ ने कहा कि अदालत द्वारा आर्थिक नीति के कानूनी अनुपालन की संवैधानिकता की पड़ताल की जा सकती है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने को भी कहा। अटॉर्नी जनरल R. वेंकटरमणी ने कहा कि दस्तावेजों को सीलबंद लिफाफे में पेश किया जाएगा। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि वो सिर्फ इसलिए हाथ जोड़कर नहीं बैठेगी क्योंकि ये एक आर्थिक नीति का फैसला है, और कहा कि वो उस तरीके की जांच कर सकती है जिसमें फैसला लिया गया था। पीठ ने शुरू में ये विचार व्यक्त किया कि ये मुद्दा अकादमिक है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि निर्णय के 6 साल बीत चुके हैं और आश्चर्य हुआ कि क्या ये कार्रवाई को पूर्ववत कर सकता है। कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान, एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी दलीलें रखी। बेंच में कुछ लोगों द्वारा दायर की गई कुछ याचिकाएं थीं, जिनमें नोट बदलने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी। अटॉर्नी जनरल R. वेंकटरमणी फैसले का बचाव करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए। AG ने प्रस्तुत किया कि नकली मुद्रा, काले धन और आतंक के वित्त पोषण की बुराइयों को रोकने के लिए ये निर्णय लिया गया था। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की। केंद्र के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। नोटबंदी के खिलाफ 58 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। न्यायमूर्ति S.A. नजीर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ में न्यायमूर्ति B.R. गवई, न्यायमूर्ति A.S. बोपन्ना, न्यायमूर्ति V. राम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति B.V. नागरत्ना भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों या EWS के लिए आरक्षण के प्रावधानों को पेश करने वाले 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखने वाले संविधान पीठ के बहुमत के फैसले के खिलाफ अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। नवंबर 2022 के फैसले में 3:2 बहुमत से 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा गया था, जिसने शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण पेश किया था। जबकि जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस JB पारदीवाला ने 103वें संविधान संशोधन को बरकरार रखा। जस्टिस S. रविंद्र भट्ट ने एक असहमतिपूर्ण निर्णय लिखा, जिसे तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने सहमति दी थी। इस महीने की शुरुआत में DMK ने भी फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी। पुनर्विचार याचिका प्रोफेसर मोहन गोपाल ने तैयार की है। इसके अनुसार बहुमत के फैसले गलत धारणा पर टिके हुए हैं कि EWS को पूरी तरह से आर्थिक मानदंडों पर संरक्षित किया गया था। याचिका में कहा गया,
ईडब्ल्यूएस क्रीमी लेयर के बहिष्कार के साथ ही उच्च जाति अगड़े वर्गों के लिए आरक्षण है। यह सामाजिक अथवा जाति आरक्षण है, न कि केवल आर्थिक आरक्षण। याचिका में कहा गया है कि एक जाति एक वर्ग हो सकती है, लेकिन एक पिछड़ा वर्ग जाति नहीं है। इसमें कहा गया है कि सभी जातियां और समुदाय जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग, भाषा आदि से ऊपर उठकर जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं, पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल होने और उस आधार पर आरक्षण के हकदार हैं। इसके अलावा पुनर्विचार याचिका में कहा गया है कि बहुमत का फैसला याचिकाकर्ता के इस तर्क पर विचार करने में विफल रहा कि अगड़ी जातियों अथवा वर्गों के लिए सकारात्मक कार्रवाई बुनियादी ढांचे का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया कि बहुमत के फैसले को गलत तरीके से मान लिया गया है कि ईडब्ल्यूएस बिना किसी सामाजिक पहचान वाले गुमनाम वंचित समूह के लिए है, जो कि घोर गरीबी में है और अभाव से उनके उत्थान के लिए आरक्षण की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ई श्रम पोर्टल में पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों की संख्या पर राज्यों से जानकारी प्राप्त करने को कहा है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस पोर्टल और ई श्रम पोर्टल विकसित किया है। श्रमिकों की सूची में 400 से अधिक व्यवसायों में फैले प्रवासी श्रमिक शामिल हैं, जैसे भवन निर्माण और अन्य निर्माण श्रमिक, कृषि श्रमिक, स्वनियोजित श्रमिक, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मछुआरे, डेयरी कार्यकर्ता जैसे लोग। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस हिमा कोहली की खंडपीठ ने निर्देश दिया, कई राज्यों को अभी लक्ष्य प्राप्त करना बाकी है और कुछ राज्यों ने SHRAM पंजीकरण पर बहुत अच्छा काम किया है। ये बताया गया है कि सितंबर 2022 तक जो संख्याएं दी गई हैं, उनमें नए चार्ट की कमी है। पंजीकरण की नई संख्या प्रस्तुत की जाए। पीठ एक्टिविस्ट हर्ष मंदर, अंजलि भारद्वाज और जगदीप छोकर द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र और कुछ राज्यों द्वारा राशन सामुदायिक रसोई पर 2021 में जारी अदालत के निर्देशों का पालन न करने का आरोप लगाया गया था। सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने प्रस्तुत किया कि 24 करोड़ श्रमिकों ने पोर्टल पर पंजीकरण किया है और उनमें से 94% 10,000 रुपए प्रति माह से कम कमा रहे हैं। उनमें से बड़ी संख्या में राशन कार्ड नहीं है। कम से कम 14 राज्यों में वो कोटा समाप्त हो गया है। भूषण ने बताया, सरकार कह रही है कि हम अंतिम जनगणना तक इंतजार करेंगे। प्रक्रिया अनिश्चित काल के लिए विलंबित है। वे कह रहे हैं कि हाल के वर्षों में भारत में लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। उन्होंने दिल्ली से एक उदाहरण देते हुए कहा कि अगर वे अकेले अपनी जनसंख्या प्रक्षेपण को बाहर करते हैं तो 10.2 करोड़ और राशन कार्ड के पात्र होंगे। अदालत को अवगत कराया गया कि जब बाद में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन खोले गए तो 3 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया था। याचिकाकर्ताओं के हलफनामे में भी बताया गया है 10 करोड़ से अधिक लोगों को खाद्य सुरक्षा जाल के दायरे से बाहर रखा जा रहा है, क्योंकि यूआई 2021 की जनगणना करने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवरेज को संशोधित करने में विफल रहा है। जवाब में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि अकेले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81.35 करोड़ लाभार्थी हैं। यह भारत जैसे देश के लिए एक बड़ी संख्या है। खंडपीठ ने कहा कि पोर्टल पर पंजीकरण का उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि प्रवासियों और ऐसे अन्य लोगों को उनके लिए उपलब्ध कई योजनाओं से अवगत कराया जाए। तो 24 करोड़ श्रमिकों ने पोर्टल पर पंजीकृत किया है, जिसको लेकर सुनवाई भी चल रही थी। अब ये भारत जैसे देश के लिए संख्या भी बड़ी बताया है। अभी तक इसके तहत कहा जा रहा है कि जब अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने जो वहां पर सारी अपनी बातें रखी, उसको लेकर कहा गया कि अकेले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81.35 करोड़ इसके लाभार्थी हैं और ये भारत जैसे देश के लिए एक बड़ी संख्या भी है। तो खंडपीठ ने कहा कि पोर्टल पर पंजीकरण का उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि प्रवासियों और जो अन्य लोग हैं उनको या उनके लिए उपलब्ध कई योजनाएं हैं, जिनको क्या उन योजनाओं से उनको अवगत कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने एंड्रॉयड फोन एप्लीकेशन का यानी कि 2.0 संस्करण लॉन्च किया। यह एप्लीकेशन कानून अधिकारियों एवं केंद्रीय मंत्रालयों के नोडल अधिकारियों को
रियल टाइम में अदालती कार्रवाई को देखने की सुविधा प्रदान करेगा। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि नया एंड्रॉयड संस्करण गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है, जबकि इसका iOS संस्करण 1 हफ्ते में उपलब्ध करा दिया जाएगा। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि एंड्रॉयड 2.0 संस्करण उपलब्ध है और iOS संस्करण 1 सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा। वकीलों और अधिवक्ताओं के रिकॉर्ड के अलावा ये ऐप केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सभी कानून अधिकारियों और नोडल अधिकारियों को रियल टाइम में अदालती कार्रवाई तक पहुंच प्रदान कर पाएगा। वे इस एप्लीकेशन के माध्यम से लॉगिन करके अदालती कार्रवाई देख सकेंगे। प्रधान न्यायाधीश ने बुधवार के दिन के कामकाज की शुरुआत करने से पहले ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रालयों के विधि अधिकारी और नोडल अधिकारी रियल टाइम में अपने मामले की स्थिति, आदेश, कार्रवाई और लंबित मामलों की स्थिति देख सकेंगे। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के दौरान तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कुछ मीडिया कर्मियों को अदालती कार्रवाई को वर्चुअल रूप से देखने में सक्षम बनाने के लिए यह सुविधा प्रदान की थी। दिल्ली दंगे के आरोपी शर्जील इमाम ने दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ याचिका दाखिल की। उमर खालिद को बेल देने से इनकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि शर्जील इमाम षड्यंत्र का मुखिया था, जिसके साथ ही उमर खालिद संपर्क में था। इमाम ने टिप्पणी को हटाने की मांग की है। इमाम ने कहा है कि हाईकोर्ट की टिप्पणी से उसकी जमानत अर्जी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उस आदेश पर एक तरफा रोक लगाई जाए। शर्जील इमाम ने दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ की गई टिप्पणी को हटाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हाई कोर्ट ने कहा था कि शर्जील इमाम यकीनन षड्यंत्र का मुखिया था, जिसके साथ उमर खालिद संपर्क में था। उच्च न्यायालय ने दोनों के बीच कथित मुलाकातों के कुछ उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा कि फरवरी 2020 के दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के पीछे खालिद बड़ी साजिश का हिस्सा था। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि जब उमर खालिद वाले उस मुकदमे में वो पक्षकार ही नहीं था, तो कोर्ट द्वारा उस पर की गई कोई भी टिप्पणी उचित नहीं है। इसलिए उमर खालिद की जमानत अर्जी खारिज करते हुए हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी को हटाया जाए। उच्च न्यायालय द्वारा की गई इन टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए इमाम ने सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि इस तरह की टिप्पणियां उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना की गई हैं। आगे कहा है कि इस तरह की टिप्पणियां उस आपराधिक मामले की खूबियों को छूती हैं, जिसमें वो भी आरोपी है और उनके द्वारा दायर एक अलग जमानत अर्जी है, जो स्वयं उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। इसलिए इमाम का कहना है कि उमर खालिद के जमानत आदेश में हाईकोर्ट की टिप्पणी से उसकी जमानत अर्जी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उस आदेश पर एक तरफा रोक लगाई जाए। इसके अलावा उसने अपनी अर्जी में हाईकोर्ट के आदेश को भी शामिल किया। उसने कहा कि उस टिप्पणी से वो असंतुष्ट और आशंकित भी है, जिससे उसे निचली अदालत में निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 9 दिसंबर को सुनवाई कर सकता है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने 18 अक्टूबर को उमर खालिद की अर्जी खारिज करते हुए इमाम को मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए कहा था कि खालिद लगातार शर्जील इमाम के संपर्क में था, जो कि दंगों के षड्यंत्र में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में शामिल होने की बात कह रहा था। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद के अंतरिम जमानत का फैसला कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट 12 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। दरअसल आरोपी उमर खालिद ने बहन की शादी में शामिल होने के लिए 2 हफ्ते के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी है। शर्जील इमाम CAA के विरोध प्रदर्शनों के दौरान दिए गए एक कथित भड़काऊ भाषण पर दर्ज कई मामलों के संबंध में जनवरी 2020 से हिरासत में है। नवंबर 2020 में दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उसे बड़ी साजिश मामले में एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि मुकदमे में देरी से न केवल सार्वजनिक समय का नुकसान होता है, बल्कि अदालत का भी समय बर्बाद होता है, पंजाब हरियाणा और यूटी चंडीगढ़ के डीजीपी को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया। हाईकोर्ट ने हलफनामे में निम्नलिखित बिंदुओं के संबंध में उनके द्वारा उठाए गए कदमों को इंगित करने को कहा। वैज्ञानिक तरीकों को शामिल करने सहित जांच प्रक्रिया में तेजी लाने, ट्रायल में तेजी, न केवल आधिकारिक गवाहों बल्कि अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों की भी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अदालत ने यह भी कहा कि मुकदमे में देरी से अभियुक्त को कई बार गवाहों को प्रभावित करने का अवसर मिलता है, यहां तक कि आरोपी को भी देरी के कारण खामियाजा भुगतना पड़ता है।
क्योंकि वो अंतिम समय तक प्रक्रिया में अभियुक्त के उस कलंक को जारी रखता है। आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है, जिसमें या तो उसे दोषी ठहराया जाता है या बरी किया जाता है। जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की पीठ ने यह अवलोकन किया और देश के प्रत्येक हाई कोर्ट को निर्देश देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर 2021 में हाईकोर्ट द्वारा शुरू किए गए स्वतः संज्ञान मामले से निपटने के दौरान पुलिस जनरल डायरेक्टरेट से हलफनामे मांगे। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई, हरियाणा राज्य, पंजाब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा दायर सांसदों के खिलाफ लंबित मामलों की स्टेटस रिपोर्ट का अवलोकन किया। स्टेटस रिपोर्ट को उम्मीद के मुताबिक ना पाते हुए कोर्ट ने पाया कि जिस मंशा और उद्देश्य के लिए कोर्ट द्वारा निगरानी की जा रही है, वो न केवल कमी है उसमें, बल्कि उसमें अहम बिंदु भी गायब है। इस बात पर जोर देते हुए कहा कि जहां तक मामलों की जांच का संबंध है, कुछ करने की जरूरत है। कोर्ट ने डीजीपी को अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। तो कोर्ट राउंड अप में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.